नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जितने भी लोग जो कि इनर वर्क कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में या स्टार सीड्स की जर्नी में, आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपको आपके परिवेश में सपोर्ट ना मिल रहा हो या हैंड होल्डिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस ना मिल रही हो, लेकिन आपकी जो इनर इंट्यूशन है उसने वर्क करना शुरू कर दिया है। इसीलिए आप इस तरह के कंटेंट को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है या जो कि आपको एटलीस्ट ये तो फील कराता है कि आप एक लौते नहीं हो। जब मेरा जो इंग्लिश चैनल है उसमें मैं लोगों को देखती हूँ तो काफ़ी संख्या में लोग हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो वो कमेंट्स पढ़ के ही पता चल जाता है कि कितने सारे ऐसे लोग हैं प्लैनेट अर्थ पे, अलग अलग देशों में, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, जो कि ये सोच रहे हैं और इस चीज़ से जूझ रहे हैं। वैसे तो इंडिया में ये शब्द जो कुंडालिनी है या कुंडलिनी है, ये बहुत पुराना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप कह सकते हैं 200-300 सालों में इन शब्दों की जो नॉलेज है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से थोड़ी सी कम हो गई, लुप्त हो गई, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा हैं। और वो भी वेस्टर्न कल्चर की तरफ इसलिए नहीं ज़्यादा है कि उनकी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी है या हम उनसे कुछ अच्छा लें। हम उनसे सिर्फ उतना ही ले रहे हैं जो कि शो ऑफ या पॉम्प एंड शो के हिसाब से। क्योंकि ये हिंदी चैनल है तो इसमें ऑब्वियसली मैं सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों को ही से ही वार्तालाप कर रही हूँ। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप बहुत वक्त से ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मैं जहाँ था या मैं जहाँ थी मैं वहीं की वहीं हूँ, 2 साल पहले 3 साल पहले भी मैं यहीं थी और अभी भी मैं यहीं हूँ, तो मेरा क्या हुआ? मेरे से आगे पीछे के लोग भी निकल गए। कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स आए थे जो मेरे से बाद उनको पता चला था ट्विन फ्लेम जर्नी का, लेकिन अब वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को सॉर्ट आउट कर लिया है या उनके बिजनेस बड़े अच्छे चल रहे हैं, या जो भी उनकी दिक्कत थी, उनकी तकलीफ थी, वो पहले से कम हो गई, उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है। तो मेरे साथ क्या हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि कुछ लोगों को एक्चुअल इनर वर्क के बारे में पता नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का एक स्पेसिफिक इनर वर्क होता है जो उनको करना होता है। इनर वर्क को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? आप देखिए ज़रा खुद ही। आंतरिक कार्य, ठीक है। तो ये आंतरिक कार्य, इनर वर्क, आपको क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले तो ये एक नीश सब्जेक्ट है ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम्स को कई लोग ऐसे देखते हैं कि ये कोई रोमांटिक कॉन्सेप्ट है और उसकी वजह से और इसमें पिछड़ जाते हैं। तो पहले तो आप खुद को चेक कीजिए कि क्या आप ट्विन फ्लेम को केवल एक रोमांटिक कॉन्सेप्ट की तरह से देख रहे हैं, या आप उन लोगों की तरह पीछे ही पड़ गए हैं कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती या मेरा एंगेजमेंट नहीं हो जाता या वो जो पहले मेरी लाइफ में कोई था वो वापस नहीं आ जाता या वापस नहीं आ जाती, तब तक कि मुझे भरोसा ही नहीं होगा, मुझे वैलिडेशन नहीं मिलेगा। क्या आप उस तरह से सोच रहे हैं? क्योंकि अगर आप वैसे सोच रहे हैं तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इसको करना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा ध्यान उस तरफ चला गया है और जिस भी चीज़ के पीछे आप पड़ जाते हो ना, वही चीज़ आपसे हमेशा दूर भागती है। ये एक उसूल है, ये यूनिवर्सल लॉ है। जिस भी चीज़ के पीछे आप भागोगे वो आपसे दूर भागेगी, वो आपसे पीछा छुड़ाना चाहेगी, राइट? तो आप उस यूनियन को लेके फंस गए हो, जबकि यूनियन का वो बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। यूनियन एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तभी हम कहते हैं कि आप कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स की ज़िंदगी को पढ़िए। क्या राम और सीता की शादी नहीं हुई थी? शादी के बाद भी वो अलग हो गए ना, उनको एक्साइल मिल गया सीता जी को। और ऐसे सीता जी को बड़े लोग एकदम अबला नारी की तरह दिखाते हैं कि जो बेचारी बहुत दुखियारी थी। ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। सीता जी बिल्कुल भी अबला नारी नहीं थी, वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल थी। वो राम की शक्ति सीता ही थी, लेकिन दोनों ने पहले से ही प्री डेस्टिन्ड एक प्लान ले रखा था। जब आप धरती पे आते हो ना, तो उससे पहले से ही सब कुछ प्री डेस्टिन्ड होता है। जो लोग ये नहीं समझते ना, वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लोगों की नज़र में ऊंचा उठने के लिए, बड़े बड़े काम दिखाते हैं ऐसे कि देखो मैं कितना महान हूँ, देखो मैं ये हूँ, देखो मैं वो हूँ, मैं कितना समाज का सुधार कर रहा हूँ, या मैं कितना ग्रेट इंसान हूँ, या मैं कितना फेमस हूँ, मैं कितना पॉपुलर हूँ। कितने सारे देखो न्यूज़पेपर में मेरे आर्टिकल्स आए हैं, या देखो मैं गूगल में आप मुझे सर्च करोगे तो ये आ जाएगा मेरे बारे में। कईयों का तो जनरली आ जाता है, मेरा भी आप टाइप करोगे तो काफ़ी सारी पिक्चर्स और वो आ जाएंगी। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? क्या उससे मेरी खुशी में या मेरी दुख में कोई फ़र्क पड़ता है? उन चीज़ों से मेरा बिल तो नहीं भरने वाला ना।
जो मेरा महीने का बिल है वो फोटोग्राफ देख के या मेरा इतने फॉलोवर्स या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक भ्रम डालने वाली चीज़ है कि यदि आपके इतने फॉलोवर्स हैं या आपको इतने लोग लाइक करते हैं, आप चलिए बड़े नंबर्स पे नहीं जाते हैं, नॉर्मली भी एक नॉर्मल ज़िंदगी में भी क्या होता है, हर किसी के पास फेसबुक है, हर किसी के पास इंस्टाग्राम है, हर किसी के पास सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है। तो हर व्यक्ति अब दुनिया को ये दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना संपन्न हूँ और मेरे पास देखो कितनी सारी चीज़ें हैं और मैं तुमसे कितना बेटर हूँ क्योंकि मैं इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जीता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सी चीज़ें करता हूँ। कुछ लोग लाइफस्टाइल का कम दिखाते हैं, कुछ लोग दिखाते हैं कि उनके विचार कितने अच्छे हैं या विचार कैसे हैं। आप शेयर कीजिए, कृपया करके शेयर कीजिए, क्योंकि एजुकेशन को शेयर करना और नॉलेज को शेयर करना भी एक तरीके का बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। जो व्यक्ति कुछ सीख जाता है ना, उसको हमेशा दूसरों को वो चीज़ें मुफ्त में बांटनी चाहिए। लेकिन अगर आपका थॉट शेयर करना नहीं है, नॉलेज को स्प्रेड करना नहीं है, लेकिन ये दिखाना है कि आप कितने महान हो और कितने अमेजिंग हो और कहाँ तक पहुँच गए हो ज़िंदगी में, क्या क्या उखाड़ लिया आपने, कितनी सारी मूलियाँ आपने कितने सारे खेतों से उखाड़ लिया है, अगर आप ये चीज़ दर्शाते रहोगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी। आप अंदर से बहुत ज़्यादा बीमार और परेशान रहेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर लेते हैं। उनको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, एड्स हो जाता है, कैंसर हो जाता है, और वो बिना कोई उपचार किए सिर्फ अपनी सोच से वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं। वो सोचते ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से उनको बीमारी हो रही है या उनको वो डिप्रेशन हो रहा है या वो एंग्जाइटी या तनाव हो रहा है। वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपको ये सोचना है कि आपको शायद कोई बड़ी बीमारी हो गई थी बीच में, कैंसर हो गया था, अल्सर हो गया था, कुछ भी हो गया था, और अब आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। तो जो सेपरेशन है, सेपरेशन पे ध्यान नहीं देना है। सबसे पहला इनर वर्क का पॉइंट नंबर 1 है, डू नॉट फोकस ऑन द सेपरेशन फेज। या जो भी आपको सेपरेशन की वजह से जो के विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है और आपको लग रहा है आप कितने अनवर्दी हो या बाकी आपसे कितने अच्छे हैं, आप कंपैरिजन करते रहते हो बार बार दूसरों के साथ अपनी लाइफ को। वो देखो 2 लोग कितना खुश जा रहे हैं, वो देखो वो 2 हंसों का जोड़ा कितना चोंच जोड़ रहा है एक दूसरे से, कितना खुश है, वो 2 कौवे कितने खुश पंख उड़ा रहे हैं, देखो वो कबूतर की फैमिली कितनी अच्छी है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। या फिर फाइनेंशियली आप बार बार यही सोचते रहते हैं कि यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं आते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ या करती हूँ लेकिन मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, और जो भी है। तो इसका मतलब कि आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की कमी है। दूसरा, आप अपनी ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो, और जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो आपको अपने आप को आप नीचे ही पाओगे, क्योंकि जो कंपेयर करते हैं वो खुद को नीचे ही देखते हैं और दूसरों को ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव बिलीव्स, थिंकिंग है आपकी, कुछ बिलीव पैटर्न्स हैं आपके, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आप अनवर्दी हो, दूसरों से कम हो। कंपैरिजन तो आप कर ही रहे हो, वो अलग पॉइंट है, लेकिन एक दूसरा पॉइंट है कि आपके अंदर से ये हीन भावना आती है, ठीक है, कि मैं उतना अच्छा या उतनी अच्छी नहीं हूँ, या मैं चाहे कितना भी कर लूँ, जो भी कर लूँ, दीवार पे 10 बार अपना सर मार लूँ, लेकिन मैं अनवर्दी हूँ, व्हाट टू डू, आप ऐसा सोचते हो। तो अगर तो आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको प्रोग्रेस करने में औरों से ज़्यादा वक्त लगेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ, कि आप एक कायर का जीवन जियोगे, क्योंकि आप कभी भी मुसीबतों का सामना नहीं कर पाओगे। आप यही सोचते रहोगे कि मैं तो हार ही जाऊंगी या हार ही जाऊंगा। आप कैसे अपने आप को टेस्ट कर सकते हो मुसीबतों में? जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, मान लो आप एक अच्छा काम कर रहे हो, चाहे अच्छा नहीं, आप कोई नेचुरल काम कर रहे हो, अच्छे और बुरे से बेटर है नेचुरल पे जाना। जैसे कि हर व्यक्ति का और हर पेड़ का और हर पक्षी का और हर चीज़ का दुनिया में एक नेचर होता है। जैसे आग का नेचर होता है जलाना, गर्म करना, बर्फ का नेचर होता है ठंड करना, वैसे ही हर इंसान का भगवान ने, कुदरत ने एक नेचर बना के ऊपर से पहले से भेजा हुआ है। इसमें आप या कोई भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इट इज़ बियॉन्ड एनीबडीज व्हाटएवर डूइंग टू चेंज दैट नेचर, बिकॉज वो ऊपर वाले ने आपको बना के दिया है। तो अब आपको पता चल गया कि मेरा नेचर है कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, ठीक है। अब आप जा रहे हो किसी बंजर जगह पे, आप पेड़ लगा रहे हो, आप सोचते होगे कि ऐसी चीज़ों के लिए कौन रोकता है? रोकते हैं। जब आप कोई भी अच्छा काम करने जाओगे ज़िंदगी में, तो आपको
आप हैरान हो जाओगे, आप शॉक हो जाओगे कि आपके मन में आएगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके लिए मुझे कभी कोई नहीं रोकने वाला, ये तो एक कुदरत का काम मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उसके लिए भी आपको लोग रोकेंगे, कोई ना कोई आ जाएगा राक्षस का। अच्छा, ये कैसे वर्क करते हैं राक्षस? तो मनुष्य को राक्षस भी अपने काम के लिए यूज़ करते हैं और देवी देवता भी यूज़ करते हैं। देवी देवता की प्रवृत्ति भी ऑलरेडी फिक्स्ड है और राक्षस की प्रवृत्ति भी ऑलरेडी फिक्स्ड है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो राक्षस और देवी देवता ये आपके सामने शरीर में होंगे। ये तो इनके तो सूक्ष्म शरीर भी हो सकते हैं, इनके बड़े स्थूल शरीर भी हो सकते हैं। कई राक्षस ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे बैठे होते हैं, अपने घर में बैठे होते हैं, अपने मकान में होते हैं या अपनी दुकान में होते हैं या जहाँ भी होते हैं, और दूर दूर से सोच सोच के दूसरों का बुरा करते रहते हैं, दूर दूर से ही। तभी आपने सुना होगा कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। वो क्यों होता है? क्योंकि दूर दूर से कोई आपसे बड़ी दुश्मनी निकाल रहा है, कोई आपसे बड़ी नफरत कर रहा है, वो सोच रहा है कि इसका बेड़ा गर्क हो जाए इस आदमी का। ठीक है, तो उनकी भी एनर्जी किसी ना किसी लोगों के थ्रू ही काम करती है। आपके आसपास जितने भी लोग होते हैं, ये सभी लोग ज़रूरी नहीं है ये स्ट्रांग मन के हों। कईयों की आत्मा हल्की होती है, कईयों का जो उनको खुद नहीं पता चलता, वो एकदम से डर जाते हैं, एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, एकदम से खुश हो जाते हैं। उनको खुद ही नहीं पता होता कि वो जो रिएक्शन दे रहे हैं वो उनके खुद के रिएक्शन है या किसी बुरी शक्ति का उन पे प्रभाव है इस वक्त। इसीलिए तो हम कहते हैं कि राम नाम जपना चाहिए, क्योंकि राम नाम एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मूल मंत्र है, एक ऐसा बीज मंत्र है जो आपके ऊपर कभी किसी राक्षस को हावी नहीं होने देता या किसी राक्षसी शक्ति को नहीं हावी होने देता। अगर आपको डर लगता है भूतों से, प्रेतों से, अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है या आपको रात में 12 बजे 1 बजे सड़क में निकलने से, छत पे जाने से, या इवन अपने कमरे में बत्ती बंद करके आप सो नहीं पाते हो, तो इसका मतलब आपकी जो एनर्जी है वो बहुत वीक है। मतलब आप लो एनर्जी में चले जाते हो जल्दी, चाहे आप अच्छे इंसान होगे बहुत, या आपका ना कोई रिश्ता नहीं टिकता, क्योंकि आपका जब भी कोई रिश्ता होता है तो उसमें कोई ना कोई मनहूसियत आ जाती है, आपको ऐसा लगता है। तो ये इसलिए होता है कि किसी ना किसी राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान जो है, या कोई ना कोई ऐसी राक्षसी एनर्जी है जो आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करती है। और राक्षस को हमेशा उस इंसान से दिक्कत होती है जो कोई अच्छा काम करता है, क्योंकि अच्छे इंसान की एनर्जी से उनको इरिटेशन होती है, उनके शरीर में कुछ होता है, एक जलजला सा आता है उनके अंदर। उनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों अच्छा काम कर रहा है, इसकी अच्छी वाइब्रेशन से मुझे कुछ हो रही, तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं चाहिए ये ऐसा कोई अच्छा काम करे। तो आप मान लो किसी बंजर जगह पे जाके एक पेड़ लगा रहे हो, तो कोई उधर से गुजर रहा है, वो आके बोलेगा ये क्या कर रहे हो, ये ज़मीन किसी और की भी तो हो सकती है, आपने चेक किया ये किसकी ज़मीन है? अब भले तेरी नहीं होगी वो ज़मीन, लेकिन तूने आके उससे ज़रूर आर्ग्यूमेंट करना है। ठीक है, या कोई भी ऐसा कोई भी मुद्दा उठा लेंगे। या उनकी नज़र में हर प्राकृतिक चीज़ जो होती है वो बुरी होती है। उनकी नज़र में चिड़िया बुरी है, उनकी नज़र में जानवर बुरे हैं, उनके नज़र में पेड़ बुरे हैं। थोड़ी सी टहनियाँ उनके घर के बाहर लटकने लग जाएंगी तो कहेंगे इन्हें काटो, इन्हें काटो, इन्हें काटो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मच्छर है तो मच्छर है, अगर मक्खी है तो मक्खी, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने ऊपर कोई क्रीम लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा तरीका अपना सकते हैं जैसे कि साफ सफाई रख सकते हैं। लेकिन अगर कुदरत ने कोई जीव जंतु कुछ भी बनाया है तो वो बनाया ही है। ऐसे ही कुदरत ने आपको भी बनाया, आपका भी एक नेचर है। ट्विन फ्लेम्स का मोस्टली एक एम्पैथेटिक नेचर होता है। अगेन आप इस शब्द को गूगल करके देख सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है सहानुभूति। और अच्छा, और एम्पैथी और सिंपैथी दोनों अलग शब्द हैं, ये भी मैं आपको आज समझा देना चाहती हूँ। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों एक जैसे वर्ड साउंड ज़रूर करते हैं, बट ये दोनों एक जैसे शब्द नहीं हैं, इन दोनों का अलग मीनिंग है। एम्पैथेटिक वो होते हैं जो कि अपने आप को आसानी से दूसरों की शूज़ में डाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा हो रहा है। अगर कोई दुखी है आपके सामने, किसी को चोट लग जाती है या कोई सिचुएशन होती है, तो आप उसको देख के ऐसे नहीं करेंगे ओह माय गॉड, आप उसको जाके गले से लगा लेंगे या आप उसको थोड़ा सा समझा देंगे या उसको कुछ कहेंगे। सिंपैथी वो होती है कि वो तब कंसर्न दिखाते हैं और इतना ज़्यादा घुस जाते हैं उसके अंदर जब किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है। तो जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है ना, तो आपको उसको नेगेटिव जोन में नहीं ले जाना है, क्योंकि आप फिर खुद भी नेगेटिव हो जाओगे। एम्पैथेटिक लोग क्या करते हैं कि वो सामने वाले की सिचुएशन में खुद को तो डालते हैं, लेकिन उसकी तरह वो नहीं बन जाते। तो एनर्जेटिकली वो स्ट्रांग ही रहते हैं, एनर्जेटिकली
वो अपनी अपनी ही एनर्जी में रहते हैं, एक पॉजिटिव जोन में रहते हैं और उसको समझा भी देते हैं और उसकी नेगेटिव एनर्जी का आप पे असर नहीं होता। जब कोई नेगेटिव होता है तो उसको या तो डर लगता है, या तो गुस्सा आता है, या तो वो रोता है, या कुछ भी करता है। लेकिन आप उसको देख के आप उसको समझा सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी नेचुरल हैं कि किसी को रोना आ रहा है या कोई दुखी है, किसी को पीएमएस हो रहा है, किसी को हार्ट में दर्द हो रहा है, किसी को पेट में दर्द हो रहा है, या किसी को चोट लग गई, चलते चलते कोई गिर गया सड़क पे, उसको चोट लग गई, ठीक है। अगर वो गिर गया तो आप उसको उठाएंगे और आप उसको बोलेंगे आप ठीक तो है ना, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, आप उसे ये बोलेंगे। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाएगा ना, वो उसके साथ वो भी गिर के बैठ जाएगा, ये कहेगा हाय हाय तुम्हें लग तो नहीं गई, अरे बहुत दर्द हो रही होगी ना तुम्हें, हे भगवान, हे भगवान देखिए ये बेचारा, इसके साथ क्या हो गया, ये तो सड़क पे गिर गया, हाय हाय कोई उठाने के लिए आओ, 4-5 लोग इकट्ठे कर लेंगे, फिर वो ढूंढने लगेंगे किसकी वजह से ये हुआ है, अरे ये तो सड़क ही टेढ़ी है, ये ज़रूर सरकार ने गलत मलत सड़क बना दी है, चलो अब आसपास में जो है उसको दोष लगाते हैं, और पूरा एक ऐसा हाइप आउट कर देंगे सिचुएशन को इतना, और खुद भी दुखी हो जाएंगे, दुखी खुद भी हो गए, वो खुद भी चैन से नहीं बैठेंगे। सामने वाला तो बेचारा बेचैन हो ही गया, और उसको समझाने की जगह, उसका दर्द कम करने की जगह आपने उसको और बेचैन कर दिया, ठीक है, उसको और डरा दिया। अच्छा, राक्षसों में भी क्या होता है कि देखिए, अगर राक्षस हैं, मनुष्य हैं, देवी देवता हैं और भगवान ऑलमाइटी हैं, तो कोई रीज़न है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं, जानवर हैं, पेड़ पक्षी हैं, इन सब का अपना अपना नेचर है। राक्षसों को कभी भी हावी नहीं देना होता अपने ऊपर, तो हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से आपको उस राक्षस को हराना ही होगा, उसे वहां से हटाना ही होगा, उसे भगाना ही होगा। क्योंकि कई दफ़े कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रवृत्ति वाइज राक्षस नहीं होते हैं, नेचुरली राक्षस नहीं होते हैं, बट वो राक्षसी काम करते हैं क्योंकि उनकी, वही मैंने कहा, एनर्जी वीक होती है। वो कैसे होंगे, जैसे कि मान लो एक लेडी है 50-60 साल की उम्र की, वो वैसे अच्छी है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ करती है, बड़े अच्छे अच्छे काम भी करती है, चलो अच्छा नेचर है। फिर रोज़ रात को 9 बजे, 8:30 से 9 बजे उसका एक टेलीविज़न सीरियल आता है जो उसको रोज़ देखना ही होता है, कि चाहे धरती पे प्रलय आ जाए, भूकंप आ जाए, लेकिन वो सीरियल कहाँ तक पहुँचा है उसके ऊपर उसका बहुत ध्यान होता है। तो सीरियल वो देखती है। सीरियल में कोई सीन दिखा देते हैं कि भाई सीरियल में ऐसा हो रहा है कि फलाने व्यक्ति ने ढिमकाने व्यक्ति को जहर दे के मार दिया। अब वो फलाने और ढिमकाने के बीच में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके मन में चलने लग जाएगा कि यार कोई मेरे को भी कोई जहर ना दे दे, या जो मुझसे कोई प्यार करता है उसको कोई जहर ना दे दे, ठीक है। और अब वो चिंता में पूरी डूब जाएंगी, ग्रसित हो जाएंगी। अगर मान लो उनका हस्बैंड अभी तक घर पे नहीं आया 10 साढ़े 10 बज के हस्बैंड घर नहीं आया, तो अब वो उसको फ़ोन पे फ़ोन करने लग जाएंगी, तुम ठीक तो हो, सोच रही कि मेरा पति कहीं गया, उसे कुछ जहर दे दे फिर क्या होगा, इतनी नेगेटिव थिंकिंग। या मान लो कि एक माँ है, वो घर पे बैठी हुई है, उसकी जवान बेटी है, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गई हुई है। भाई इसी टाइम पे लोग ये सब करते हैं, घूमना फिरना, नाचना गाना जो भी है, वो गई हुई है बाहर घूमने। अब माँ घर पे बैठी हुई है और माँ को बड़ा टेंशन, माँ ने कोई सीरियल देख लिया, वैसे माँ ठीक है, माँ ने एकदम से सीआईडी देख लिया या क्राइम पेट्रोल देख लिया या कोई भी इस तरीके का अजीबोगरीब उल जुलूल शो देख लिया, उसमें दिखा दिया कि भाई कुछ लड़के लड़कियां पार्टी करने गए हुए थे और पार्टी में उनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई। तो अब माँ ने पूरा अपने अंदर उस चीज़ को घोल लिया है और अब वो बेटी को लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रही है। अगर मान लो उस टाइम पे बेटी ने नहीं उठाया, उसका फ़ोन बैग में है, कहीं बंद है बैग, नॉट रीचेबल आ गया, कुछ आ गया, तो पूछो ही मत, ठीक है। अब क्या हो रहा है, बेटी अब चाहे कुछ भी कर रही हो, बेटी भले अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो या अपने दोस्तों के साथ हो या कुछ भी कर रही हो, वो तो हमें नहीं पता, अभी हम नहीं जानते बेटी क्या चाहती है, लेकिन माँ ने यहाँ पे अपना बुरा हाल कर लिया, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स को ये बातें मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज एज अ ट्विन फ्लेम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पूरी दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा है, आप तो बाय बर्थ ट्विन फ्लेम हो, या तो आप बाय बर्थ स्टार सीड हो, या तो आप लाइट वर्कर हो। तो आपका बचपन से ही ऐसा मन है, आपके मन में ही वो नेचर ही आपका वैसा है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप ऑटोमेटिकली, आपको सॉलिट्यूड पसंद आएगा, आपको अकेले रहना पसंद आएगा, आपको कुदरत के साथ रहना पसंद आएगा, आपको जीव जंतु बहुत पसंद आएंगे, आप शुरू से अच्छा खाना खाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बाय बर्थ वेजिटेरियन है, यानी कि उनके परिवार में भी सब नॉनवेज खाते थे, उनको कहते थे खाओ, लेकिन वो बाय बर्थ उन्होंने मना कर दिया। मेरा एक दोस्त तो ऐसा है, उसने मुझे बताया कि उसके घर में बकरे कटने का चलन था, लेकिन उसकी वजह से उस चलन को बंद करना पड़ गया। उसको किसी फैमिली मेंबर ने नहीं सिखाया था कि तुम ऐसा करो या ना करो, लेकिन वो अंदर से ही ऐसा था, नेचुरली वो ऐसा था।
ठीक है। और जब उसने थेरेपी की बात की तो मैंने उससे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा था, क्या तूने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया है? तो उसने बोला हाँ, जब मैं विदेश गया, जब मैं वहाँ गया, लोगों से मिला, उनके साथ रह के मुझे नॉनवेज खाना पड़ा या मैंने खाना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों किया बट कर दिया, और मुझे इस बात का पछतावा है। और मैंने उससे बोला तो सबसे पहले तू उसी को करना छोड़ दे जो तू कर रहा है, क्योंकि ये तुझे सूट नहीं कर रहा, ये एनर्जी तुझे सूट नहीं कर रही है। किसी भी जीव की ट्रॉमाटाइज्ड एनर्जी, जो भी लोग मांस खाते हैं, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनको जज नहीं करती हूँ, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो लोग हैं वो इस चेंज को ज़रूर कभी ना कभी अडाप्ट करते हैं, और उनके साथ ही अचानक से ही हो जाता है। एक दिन ऐसा आता है अचानक से वो कहते हैं कि मैं नहीं खा सकता या खा सकती, पता नहीं क्यों मैं नहीं खा पा रही, मैं किसी और जीव के मांस को नहीं खा पा रही, मैं किसी और जंतु को, मरी हुई चीज को मैं अपने शरीर में नहीं डाल पा रही, मैंने इतनी कोशिश करी पर मैं नहीं कर पा रही। अगर कोई मेरे मुंह के पास ले जाए तो मुझे बदबू आ जाती है, चाहे उसमें से फिर कितनी खुशबू, क्योंकि बनाने वाले क्या करते हैं, उसमें इतने मसाले डालते हैं, उसको इतना अच्छे से बनाते हैं, उसकी शक्ल इतनी अच्छी बना देते हैं, कलरिंग उसमें इतनी फूड कलरिंग डाल देते हैं कि वो जो असलियत में तो वो मांस का टुकड़ा ही है, वो किसी मरे हुए चीज का मांस है, राइट। तो लोग खाने लग जाते हैं उसको देख के, उसकी खुशबू से कि अरे वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, फिर टेस्ट में भी उनको वो दुर्गंध नहीं आती उस वक्त, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या पता वो 24 घंटे पहले मर गया हो, क्या पता वो 2 दिन पहले मर गया हो, वो जिसने मारा हो, आप ये सोचो उसने उसको किस हालत में रखा होगा, उसको कितने दिन बंद रखा होगा। जब लॉकडाउन हुआ था और लोगों को 4 महीने अपने घर में बंद होना पड़ गया था तो उनकी कितनी बुरी हालत हो गई थी। उस टाइम तो सबके अंदर एम्पैथी आ गई थी, सब लोग जा जाके खाना खिला रहे थे, सब लोग जा जाके थैंक यू पेड़ हो गए तो ये हो गया, अरे देखो नदियां साफ हो गई, अरे पॉल्यूशन कम हो गया, सब कर रहे थे। जैसे ही वो खत्म हुआ उस टाइम बड़े लोग परेशान थे कि यार हम जेल में बंद हो गए, हम जेल में बंद हो गए, हम जेल में बंद हो गए। तब उनको समझ में आता है, वो तो घर में बैठे हैं, टेलीविजन है, सब कुछ है, खुले में लेटे हैं। सोचो किसी को छोटे से बाड़े में बंद कर दिया और साथ में 10 और को ठूस दिया, उस जानवर को डरा डरा के, धमका धमका के, डेली उसके सामने और भी कोई मुर्गा या बकरा कट रहा है, जो कसाई है, वो जो कत्ल खाना है, जो बुचरी है, उसमें और भी कट रहे हैं, और वो देख रहा है, वो कह रहा है मेरा नंबर कब आएगा, ऐसे खौफ में वो जिया है। तो आप सोचो उस एनिमल की एनर्जी कैसी होगी, उसके अंदर क्या प्रवृत्ति उसकी बन चुकी होगी, डरने की, ट्रॉमेटाइज होने की। और जो हम खाते हैं वही हम होते हैं, हम जैसा खाना खाते हैं ना हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए जो लोग वेजिटेरियन खाना खाते हैं अधिकतर, कहीं ना कहीं उनमें एक मतलब कोमल तो होते हैं हम अपने मन में, कहीं ना कहीं उनके मन में ये फीलिंग तो होती है कि हाँ भाई मुझे दूसरी जीव को नहीं खाना। तो इनर वर्क जब आप करते हैं ना तो ये कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर लाने होते हैं। इनर वर्क का मतलब ये भी है कि आप पहले स्वाध्याय करते हैं, आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप को देखते हैं अच्छे से कि किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। आपको भगवान ने मुंह दिया है, दही जमाने के लिए नहीं दिया है। जहां पे बोलना होता है वहां पे आप बोलिए, जहां पे आपको सामना करना है वहां करिए, जहां पे आपको युद्ध भी करना पड़ जाए तो आप करिए। वरना राम रावण को नहीं मारते, पांडव कौरवों को नहीं मारते, कौरवों को तो छोड़ो, कौरवों की सेना को तो छोड़ो, उनको अपने रिश्तेदारों तक को मारना पड़ेगा क्योंकि वो टोटली रॉन्ग थे, उस वक्त गलत की साइड ले रहे थे। जब युद्ध करना पड़े तो युद्ध करो, जब बोलना पड़े तो बोलो, और जब चुप रहना पड़े, इग्नोर करना पड़े कुछ लोगों को तो इग्नोर करो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े मीठे मीठे होते हैं, हाँ बेबी स्वीटी ये सब कर करके बहुत बातें करते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे लोग आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है क्योंकि वो आपके हितैषी नहीं है। वो सबसे मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एक ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप का लीडर बनना है उन्हें, ठीक है। और आपको एज अ ट्विन फ्लेम या एज अ स्टार सीड या एज अ स्पिरिचुअल वर्कर, एज अ मिशन पर्सन हु इज ऑन अ मिशन एंड एज अ लाइट वर्कर, आप अपने आप को कोई भी लेबल देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन काम आपके यही इन्फॉर्मेशन आएगी, सबके लिए सेम इन्फॉर्मेशन है। आपको ये सीखना है कि किस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है, ठीक है। बस ये एक चीज आपको सीखनी है। तो अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हो अपने यूनियन को लेके या सेपरेशन फेज को लेके, या आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है उसको लेके, तो आपको अपना ध्यान चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनर वर्क में आता है खाना पीना, इनर वर्क में आता है रहना, इनर वर्क में आता है डी क्लटरिंग करना।
अगर आपके घर में बहुत सारा फर्नीचर है, टू मच फर्नीचर है, टू मच कूड़ा कचरा इकट्ठा किया हुआ है बहुत सालों से, पुरानी पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, तो आपको खोल खोल के उन चीज़ों को देखना पड़ेगा और आपको एक एक चीज़ को आपने वो करना है, ये मेरे काम की है या नहीं है, क्या ये किसी और के काम आ सकती, तो चलो मैं चैरिटी में दे देता हूँ या दे देती हूँ। शुड आई रिसाइकिल इट, क्या इसको ठीक करा जा सकता है, या इसका कलर अगर चेंज कर दिया जाए या इसको नए तरीके से इसमें कुछ जोड़ दिया जाए तो क्या ये अच्छा हो जाएगा, क्या ये काम का बन जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, ठीक है, खुद से, और उन चीज़ों को क्लियर अप करना है। दूसरा, आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देना। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। अगर आप नशा करते हो, आप शराब पीते हो, तो शराब तो ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे पहले नंबर 1 छोड़नी पड़ेगी अगर आप ट्विन फ्लेम में आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप दवाइयों का सेवन करते हो, बहुत सारी केमिकल नशे भी तो होते हैं ना दोस्तों। केमिकल नशे तो सिर्फ मूवीज़ में लोग दिखाते हैं कि लड़के लड़कियां जाते हैं ड्रग डीलर से ड्रग्स लेके आते हैं और उसको ही लोग केमिकल नशा समझते हैं। नहीं, जो आप दवाइयाँ भी खाते हो वो भी सारी केमिकल्स हैं। और कुछ लोगों को तो नींद भी नहीं आती नींद की गोली खाए बिना। कुछ लोगों को शुगर की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। कुछ लोगों को हाइपरटेंशन होता है, हार्ट अटैक्स के डर होते हैं। कई लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए गोलियां खाते हैं। एंग्जाइटी होती है तो उसकी गोली खाते हैं। पेट में बड़ी दिक्कत होती है, कुछ भी खाने के बाद उनको इनो पीना ही होता है। कुछ भी खाने के बाद डाइजीन लेनी ही पड़ती है। सोचो कैसी ज़िंदगी है, फिर भी खाते हैं इतना ठूस ठूस के। तो कुछ भी ऐसी अगर आपके आसपास, चाहे आप ऐसे ना हो, अगर आपके आसपास भी ऐसी कुछ आदतें हैं तो आपको अपने ऊपर तो वर्क करना ही पड़ेगा। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको योगा करना पड़ेगा, या आपको कोई रूटीन करना पड़ेगा जिसमें कि आप वॉक पे जाते हो या आप अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हो। आप अपने घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने रूम में भी एक्सरसाइज कर सकते हो। करने वाला तो कहीं से भी कर सकता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिम की मेंबरशिप्स ले लेते हैं लेकिन कभी जाते नहीं हैं और कुछ करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि करने वाले तो वो खुद हैं, ठीक है। अच्छा, और इनर वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है आपको अपने सोलर प्लेक्सस पे यानी कि मणिपुर चक्र पे वर्क करना। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के साथ सबसे ज़्यादा क्या होता है कि उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है लाइफ में। जब वो नेगेटिव लोगों से मिलते हैं, धक्के खाते हैं, उनको साथ नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट इंसान को किसका चाहिए होता है? अपने लोगों का चाहिए होता है। आप गिन के बता दो आपके कितने अपने लोग आपको सपोर्ट करते हैं। किसी के भी अपने लोग ही उन्हें सपोर्ट नहीं करते। बाहर वाले फिर भी कर लेते हैं लेकिन अपना कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि जो अपने होते हैं वो आपको थोड़ा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं। दूसरा, अगर आपको हद से ज़्यादा लाड प्यार मिल गया, मान लो कुछ लोग होते हैं वो अपने मुन्ना को, अपने टुन्ना को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को इतना ज़्यादा पैम्पर कर लेते हैं, इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देते हैं। उनको घर पे ऐसी सी बातें बोल देते हैं कि मेरा बेटा तो ये है, मेरी बेटी तो वो है, मेरी बेटी जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं, या मेरे बेटे जैसा हैंडसम तो कोई है ही नहीं। अब चाहे वो जो हैं बेबी पैंडा हो, बेटा, या चाहे वो बेटी जो हो वो बिल्कुल ही क्रूअल नेचर की हो, तो क्या होता है, वो जो ओवर पैम्पर्ड बच्चे होते हैं, हद से ज़्यादा लाड प्यार में पले हुए बच्चे होते हैं, जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो इनकी बैंड बज जाती है। क्योंकि बाहर इनको मिल जाते हैं धुरंधर कोई ना कोई जो इनको इनकी असलियत दिखा देते हैं, इनके बच्चों की या इनकी। फिर वो बच्चे रोते हुए घर पे आते हैं, मम्मी मम्मी मेरे साथ ऐसा हो गया, मम्मी मम्मी वैसा हो गया, राइट। तो एज अ माता पिता या इवन एज अ इंसान जिसके साथ भी ये हो रहा है, थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक भी करना पड़ेगा। तो ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि कई लोग जो होते हैं वो फेरी टेल रोमांस की बड़ी बातें करते हैं कि यार मुझे फेरी टेल रोमांस चाहिए। इंडिया में बड़ा कॉमन है, मुझे शिवा जैसा पति चाहिए, मुझे भोलेनाथ जैसा पति चाहिए। अब सब रख रहे हैं 16 सोमवार के व्रत, ठीक है, लेकिन एक बार शिवा जी को टॉप टू बॉटम देखो तो सही, वो कैसे हैं। आप रह सकते हो शिवा के साथ? आप में है इतनी हिम्मत, है इतना करेज? कोई कहता है कि राम सीता की जोड़ी कितनी अच्छी है, राम सीता जैसी जोड़ी होनी चाहिए। राम सीता के सारे गुण मिलते थे, जितने भी गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं, जिसमें नाड़ी होता है, भकूट होता है, गन होता है, मैत्री होता है, योनि होता है, दीन होता है, व्यास होता है और वर्ण होता है। इन सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो श्री राम सीता के सारे गुण मिलते थे और श्री राम सीता जैसी जोड़ी किसी की है ही नहीं। तो कहते हैं ना, भगवान राम सीता जैसी जोड़ी होती है ये तो, या हो जाए। लेकिन क्या आपकी हिम्मत है राम और सीता की जोड़ी बनने की? जो जो उन्होंने किया, जो जो उन्होंने फेस किया, जो चैलेंजेस उनके साथ हुए, या जैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, क्या आप ऐसा कर सकते हैं?
फिर कोई कहता है बिल्कुल राधा कृष्ण जैसा प्यार है इनका। तो पता है नहीं राधा कृष्ण का प्यार कैसा है, लेकिन लोग बोल देते हैं ये शब्द, ठीक है। पता है राधा कृष्ण के साथ क्या हुआ था, राधा कृष्ण कैसे थे, उन्होंने कैसा प्रेम किया था। कितनी सारी गोपियां थी जो राधा के सामने ही कृष्ण से प्यार करती थी, और कृष्ण भी सबसे ज्यादा राधा से ही प्यार करते थे, लेकिन उन गोपियों का भी दिल नहीं दुखाना चाहते थे। उनको भी पता था कि ये सब मुझसे सच्चा प्यार करती हैं बेचारी, मैं इनको कैसे इग्नोर कर दूं। और दोनों एक साथ थे इन बातों में। वो भी कहती थी हाँ देखो, वो भी जो मेरी सहेली गोपी है वो भी आपसे प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है आपसे, हमेशा कृष्ण कृष्ण करती है। और जब कृष्ण और राधा कई बार बैठे होते थे कहीं पे, तो उनकी जो सहेलियां होती थी वो बाहर पहरा देती थी, या मतलब अगर कोई ऐसी सेक्लूडेड जगह होती थी जैसे नदी किनारे बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो वो दूर से देखती थी कि कोई आता जाता व्यक्ति उनको तंग ना करे, डिस्टर्ब ना करे। लेकिन उनके मन में भी उतना ही प्यार होता था कृष्ण के लिए, उतना ही, और राधा से भी उतना ही प्यार वो करती थी कि राधा मेरी सहेली है। जब वो राधा कृष्ण साथ में बैठे होते थे वो बड़ा खुश होती थी, देखो राधा कितनी खुश है, लेकिन मन में आता था काश मैं भी ऐसे बैठ पाती। और ये बात दोनों समझते थे, राधा और कृष्ण दोनों समझते थे। और क्या होता है, लव का मतलब होता है, लव में कोई ये सेक्सुअल ये नहीं होता एक्सचेंज की आजकल जैसे आप देखते हैं कि चलो प्यार हो गया, चलो ओयो रूम्स में चलते हैं, ओयो रूम बुक कर लेते हैं, ये होता है प्यार लोगों के लिए। तो ऐसा प्यार नहीं था वो तो बहुत एसोटेरिक, बहुत हाई लेवल का प्यार था। ऐसा प्यार तो एक नॉर्मल इंसान कर ही नहीं सकता। और जो करना चाहते हैं, जो उस जोन में चले गए, अब जो कहते हैं कि यार छोड़ो, मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं अपनी लाइफ खुद जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, और मुझे ये जो ओल्ड मॉडल ऑफ लव है मुझे इसमें भी नहीं जाना जिसमें वही सेम घिसी पिटी चीज़ें होती हैं सारी। तो ऐसे लोग बहुत रिलेट कर पाते हैं ट्विन फ्लेम्स के साथ या स्टार सीड्स के साथ। तो इनर वर्क में सबसे पहले तो आपको नंबर 1 चीज़ जो आपको लानी, मैंने बाकी सारी चीज़ें आपको बोली लेकिन ये सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आएगा, वो है आपको स्टिलनेस की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। अब स्टिलनेस क्या होती है, पहले आपको अपने शरीर को स्टिल करना सीखना पड़ेगा। जो हम कहते हैं ना ध्यान और फोकस्ड अटेंशन, उसका असली रीज़न ये होता है कि आप पहले अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं। अगर आप आधा घंटा भी नहीं बैठ पाते हैं बिना हिले डुले, तो आप समझ सकते हैं कि आपका ध्यान कितना पुअर है। कई लोग तो 15 मिनट नहीं बैठ पाते, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करते हैं तो हम पहले 15-20 मिनट से ही करते हैं। 15-20 मिनट्स के अंदर ही किसी को कहीं पे खुजली हो जाती है, किसी को कहीं पे कोई मच्छर काट जाता है या कुछ हो जाता है। अब ठीक है, मच्छर काट गया वो तो एक जेन्युइन रीज़न है, वो कान में ही आके आपके भिन आ रहा है, तो आप बैठने से पहले ही देख लो कहीं यहाँ पे मच्छर मक्खियाँ तो नहीं है ज़्यादा जो मुझे डिस्टर्ब करेंगी, और अगर है तो मैं एक चुन्नी ओढ़ के बैठ जाता हूँ या एक दुपट्टा या कुछ भी ऐसा चद्दर टाइप ओढ़ के बैठ जाता हूँ या बैठ जाती हूँ, ताकि वो मेरे कान में आके अगर डिस्टर्ब भी करें तो मुझे हिला ना पाए। तो स्टार्टिंग वहाँ से होती है आपकी स्टिलनेस की प्रैक्टिस से, जिसमें आपको मिनिमम टोटल आपको सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा आपको बैठना ही है, बिल्कुल हिले डुले बिना, ठीक है। और बैठने से पहले आपको प्रेयर करनी है यूनिवर्स को, सोर्स को, जिनको भी आप मानते हो कि मैं आधा घंटा बैठने वाली हूँ ध्यान में, आप मेरी आत्मा की और मेरी सुरक्षा कीजिएगा, ठीक है। तो आप सरेंडर कर देते हो उस टाइम पे। तो ये स्टिलनेस की जो प्रैक्टिस है, अब इसको साइंटिफिकली भी मान्यता मिलने लग गई है। साइंटिस्ट भी अब ये करने लग गए हैं। एक काफ़ी फेमस और पॉपुलर राइटर, ऑथर और डॉक्टर हैं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ही इज़ अ वेरी नोन न्यूरो साइंटिस्ट एंड उन्होंने काफ़ी ऐसी बुक्स लिखी हैं, आप चाहें तो उनकी बुक्स भी ढूंढ सकते हैं। तो उनके साथ भी लाइफ में ये हुआ था कि उनकी एक बार स्पाइन में बहुत मेजर इंजरी हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि ये शायद दोबारा चल भी नहीं पाएंगे। और उस वक्त बिकॉज डॉक्टर जो डिस्पेंजा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, उससे पहले तो वो सिर्फ ऊपरी साइंस की बातें करते थे, दिमाग में ये होता है, ब्रेन में ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, उन्हें पूरी साइंस पता है बेसिकली। और उनके जो सेशंस होते हैं उसमें भी वो साइंटिफिकली भी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों आपको स्टिलनेस करनी चाहिए, क्यों आपको फोकस्ड अटेंशन करना चाहिए, क्यों आपको इनर वर्क करना चाहिए। जब उनका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो गया, जब उनकी हालत ऐसी हो गई, तो उनके पास और कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो बैठे रहते थे एक ही जगह पे। उस वक्त उन्होंने जो समय उनको मिला, उस समय में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, धीरे धीरे वो ठीक भी हो गए, चलने फिरने भी लग गए, सब कुछ हो गया, बुक्स लिख दी बहुत सारी, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं यही चीज़ दुनिया को सिखाऊंगा जो मैंने किया है, कि आपके अंदर से ही चेंज आना है, बाहर से आपके चेंज नहीं आने वाला, ठीक है।
तो ट्विन फ्लेम्स को भी ये चीज़ समझनी है कि पहले तो आपको बॉडीली स्टिलनेस और बॉडीली डिसिप्लिन लाना है। इवन खाने पीने से भी हमारा यही तात्पर्य है कि हम डिसिप्लिन में ला रहे हैं अपने आप को। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपको उसे छोड़ना है, अगर आप शराब पीते हैं तो आपको उसे छोड़ना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, आपको छोड़ना है। आपको जड़ी बूटियाँ खानी है, आपको कुछ ऑल्टरनेट थेरेपी करनी है, आपको योगा करना है। आपका शरीर बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, आप उठ बैठ नहीं पाते, आप बहुत मोटे हैं या बहुत ज़्यादा कमज़ोर पतले हैं, तो आपको उसको मॉड्यूलेट करना है, बीच में लाना है। और आपको रोज़ आधा घंटा सुबह और आधा घंटा, पहले तो आप 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आप उसे 20 मिनट करेंगे, फिर एक हफ्ते बाद आप 25 करेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर 30 से आप उसे 40 करेंगे, 40 से 45 करेंगे। हो सका तो आप एक एक घंटा भी बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, सुबह शाम। और आपको लगेगा क्या ये वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, बस मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो विष्णु इतने आराम से नहीं लेटे होते वैकुंठ में। कोई तो रीज़न होता है रिलैक्स होने के पीछे, शांति से रहने के पीछे, कोई तो रीज़न होता है। और कई बार हम जब शांति से बैठे रहते हैं ना, इसका मतलब ये भी होता है कि हम को प्रिपेयर भी कर रहा है यूनिवर्स, कि हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें आपको लोगों को फेस करना पड़े, तकलीफ़ों को फेस करना पड़े, चैलेंजेस को फेस करना पड़े, आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़े, कायरता आपके लिए कोई ऑप्शन ही ना हो। तो आपके अंदर बड़ी स्ट्रांग एनर्जी, बड़ी प्रबल एनर्जी उस वक्त होनी चाहिए। तो वो आपको स्टिल बैठ के ही आती है, वो स्थिरता के बाद ही आती है। जो लोग बहुत ध्यान करते हैं ना, वो छोटी मोटी बातों से हिलते डुलते हैं ही नहीं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि वो नेचुरल बन चुके हैं। अब आपका नेचुरल सेल्फ क्या है, अब आपको ये भी पता लगाना, ये भी एक इनर वर्क है। क्योंकि जब आप अपने नेचुरल सेल्फ से कनेक्ट करने लग जाते हैं, तभी जाके आपको आपका मिशन पता चलता है। और हर व्यक्ति का इस धरती पे एक कोई ना कोई मिशन होता ही है। एवरीबडी इज बॉर्न विद अ मिशन। द प्रॉब्लम इज कि माया इतनी स्ट्रांग होती है, इल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है, डिल्यूजन इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपको कभी आपके असली काम को करने देगा ही नहीं। आप पूरी जिंदगी एक रैट रेस में, एक रट में फंस के रह जाओगे और एक दिन आप मर जाओगे। सिंपल सी बात है, जब आप मरोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जितने भी लोग फालतू की बातें करते हैं ना मेरे सामने, मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आपको याद है कि आप भी मरने वाले हो एक दिन, और आप मर के कहाँ जाओगे आपको पता है? डू यू नो दैट? तो उनको लगता है अरे ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, ये बाबा जी वाला क्वेश्चन क्यों पूछ लिया। कोई आपसे बड़ी आध्यात्मिक बातें कर लेता है या कुछ ऐसी इंटेलिजेंट बातें कर लेता है, तो कोई आपको आके कहता है यू आर टू स्पिरिचुअल। तो ट्विन फ्लेम्स क्या करते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को हाइड करने लग जाते हैं, बिकॉज दे आर एम्बैरेस्ड अबाउट इट। या दूसरे लोग, उनके माँ बाप या उनके भाई बहन उनसे एम्बैरेस्ड होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये कहाँ से यार, ये योगी तपस्वी कहाँ से मेरे फैमिली में आ गया यार, या आ गई, ये क्या ध्यान करती रहती सुबह शाम, अरे यार कहीं ये बाबा जी ना बन जाए, कहीं ये तपस्या करने ना निकल जाए। अरे अगर निकल भी गया तो क्या हो गया, उसमें कोई बुराई थोड़े ना है। कोई अगर ध्यान कर रहा है, जाप कर रहा है, सिमरन कर रहा है, ये तो अच्छी बात है ना। उससे एम्बैरेस होने की क्या जरूरत है। जब कोई सिगरेट पीता है, शराब पीता है, पार्टियों में जाता है, 10-10 बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाता है, तब तो माता पिता बिल्कुल भी नहीं होते एम्बैरेस्ड। तब तो नहीं कहते ये पंडितों वाले काम क्यों कर रहा है, क्योंकि वो काम वो कर रहा है, वो काम माता पिता भी साथ में 100% कर रहे होते हैं। कई दफे कई ऐसे घर होते हैं जिनमें साथ बैठ के पी जाती शराब, साथ बैठ के सब कुछ किया जाता है, ठीक है। अगेन नो जजमेंट अगेंस्ट एनीवन, ठीक है। एक टाइम था मैं भी बहुत नॉनवेज खाती थी, मैं आपको आज ये सच बता रही हूँ, बहुत खाती थी। हफ्ते में 4 दिन, 7 दिनों में से आई थिंक 4 दिनों तक खाती थी, 4 दिन तो खाती थी, मटन चिकन तंगड़ी ये वो। तो अगर मेरे जैसा इंसान ये चीज़ कर सकता है, वो भी अपने आप से बैठे बैठे बिना किसी एफर्ट के, तो फिर कोई भी कर सकता है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में। देखिए ये चैनल सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए, स्टार सीड्स के लिए, ये हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के बस में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं आ रही है बातें, तो काइंडली अनसब्सक्राइब, यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी बात से कोई भी तकलीफ होती है, तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है आप इस चैनल से अनसब्सक्राइब कर लीजिए और किसी और चैनल में चले जाइए, ठीक है। अगर आपको बोलने वाले व्यक्ति से या उस कंटेंट से दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा करिए। ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली इनर वर्क के ऊपर है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि इनर वर्क क्या होता है, इनर वर्क कैसे होता है, इनर वर्क में हम क्या करें, इनर वर्क का फ़ायदा कैसे मिलेगा। सबसे पहली बात तो इनर वर्क के फ़ायदे की तरफ तो अभी आपको जाना ही नहीं है। पहले आप इनर वर्क शुरू तो करो, फिर देखो आपको कितने लोग आके रोकेंगे। आप कोई अच्छा काम तो करो, फिर आपको पता चलेगा।
जब तक हम पार्टीज करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, डिस्को जाते हैं, तब तक हमें कोई नहीं रोकता आके, कोई नहीं आके कहता। तब तो बल्कि लोग कहते वाओ व्हाट अ लाइफ, क्या लाइफ जी रही है लड़की या लड़का। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं और बड़े फैंसी सूट्स पहनते हैं और सारे अरमानी और प्राडा और गुची से नीचे की हम बातें नहीं करते उस वक्त, ठीक है। तो उस वक्त तो सब बड़े इम्प्रेस हो रहे होते हैं। मुझे अभी भी याद है जब मैं मार्केटिंग की जॉब करती थी तो मैं अपने मोहल्ले के लोगों को लेके, अपने रिश्तेदारों को, सबको मैं बड़े गिफ्ट्स बांटती थी, मूवी की टिकट्स देती थी और ऐसी सी चीज़ें बहुत करती थी। फ्री फंड की चीज़ें, बैग्स दे दिए, टी शर्ट्स दे दी, सबको बांट रही हूँ क्योंकि मुझे तो प्रमोशन करनी है। मेरे तो कंपनी ने मुझे बजट दिया है कि ये लो भैया इतने पैसे खर्च करो और जाओ इसकी प्रमोशन करो, जैसे जैसे करना चाहो, मीडिया में करो, इसमें करो। तो बड़े लोग इम्प्रेस होते थे, अरे वाह 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 क्या काम करती है लड़की, फिल्म लाइन से है, अरे वाह 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 फिल्मों की मार्केटिंग करती है, फिल्म स्टार्स के साथ उठती बैठती है, अरे वाह 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 क्या बात है, गजब है। तब तो वो सब जाते थे बैग लेने, तब तो सबको मूवी देखनी होती थी, सबको फ्री का खाना खाना होता था, सब सब बड़े खुश थे। अरे वाह देखो क्या स्टाइल है लड़की का। जहां वो मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ दी और जहां सारी बकवास की चीजें छोड़ दी तो सडनली इतने सारे दुश्मन बन गए। भाई ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ऐसे क्यों कहते हो, वैसे क्यों कहते हो। वही लोग जो फ्री का खा रहे थे अब उन्हीं को बड़ी दिक्कत आ रही है। क्यों आती है, हम तो यूज्ड टू हो चुके हैं, मैं तो यूज्ड टू हो चुकी क्योंकि मैं बहुत सालों से इसमें हूं। जब मैंने अपनी बुक लिखी थी इन द नेम ऑफ लव, उस वक्त 2009 था, आज 2022 है, देखिए कितना टाइम हो गया किताब लिखे हुए भी। तो जब मैंने ये काम शुरू किया था और मैंने डिसीजन ले लिया था कि आई विल अर्न मनी, मुझे पसंद नहीं है किसी से भी पैसे लेना, और मैं सारे ट्विन फ्लेम्स को यही बोलती हूँ कि आप अपना बिजनेस पे ध्यान दीजिए। आप अभी जॉबलेस हैं शायद, इसीलिए आप ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। चिंता वही करते हैं जो जॉबलेस होते हैं, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो दिन भर यही सोच रहे थे हाय मेरा डीएम कहाँ गया, हाय मेरी डीएफ कहाँ गई, ओहो मेरे डीएम ने गर्लफ्रेंड बना ली, ओहो मेरे डीएफ ने बॉयफ्रेंड बना लिया, मेरे डीएम को शादी का न्योता आ गया, शायद उसने कर ही लिया, अब मेरा क्या होगा। पहले तो आप इस सब थिंकिंग से निकलो, बिकॉज यू आर नॉट हियर टू एक्सपीरियंस और यू आर नॉट हियर टू प्रोजेक्ट आउट द ओल्ड मॉडल ऑफ लव। ठीक है, आपको पहले इन सारी बकवास की बातों से निकलना है। ये नंबर 1 इनर वर्क है। फिर जब आप अपना इनर वर्क करोगे, जब आप ध्यान में बैठोगे, आप ट्रैवल करोगे या आप शायद ट्रैवल ना भी करो, कहीं जाओगे, इधर उधर रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदारों से बातचीत करोगे, रिश्तेदार बोलेंगे और बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तो आप कोई बड़ी स्पिरिचुअल सी बात कर दोगे कि आजकल तो मैं ऐसे कर रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया तुम्हें बेटा, कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना करता है। तुम शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चों की फैक्ट्री बना दो, जैसे हम सब ने किया है, तुम भी करो, हमारे जैसे बनो, हमें कॉपी कर लो और तोते बन जाओ, सबके सब क्लोन बन जाओ, मशीन बन जाओ, हमारी तरह ही बिल्कुल बन जाओ तुम। अब हमारी तरह नहीं बन रहे हो, अच्छा फिर तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए हो बेटा तुम। तो ऐसे रिश्तेदारों से बचिए। अगर आपकी फैमिली आपको नहीं सपोर्ट कर रही है, किसी भी कारण से आपके इनहिबिशंस को उनको नहीं देख पा रही हैं और एट द सेम टाइम आपको और ट्रिगर कर रही हैं, या आपको दिन रात कहती है तुम क्या करते हो, तुम कैसे हो, तुम ये हो, तुम वो, कैसे हो या कैसी, जो भी जेंडर है आपका, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये, जो भी है, तो अगर आपको लगता है तो आप उन्हें भी माफ़ कर दो क्योंकि वो आपको शायद अभी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, रूमी की एक बड़ी अच्छी पोइट्री है इंग्लिश में, लुकिंग फॉर योर फेस। उसमें एक पैराग्राफ है जिसमें वो कहते हैं कि टुडे आई हैव फाउंड यू, टुडे आई हैव फाउंड यू, and those who laughed and scorned me yesterday are sorry that they were not looking as I did। तो रूमी ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको नहीं समझ रहा, सबसे पहले तो ना अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लो बहुत ज़्यादा। जो भी बंदा एक्सपेक्टेशन रखता है वो हमेशा दुखी ही होता है, वो कभी खुश नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दो कि सब आपको समझेंगे, सब आपके जैसे होंगे, सब आपको प्यार करेंगे, सब आपको गले से लगा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। सॉरी टू से, अगर आपको नहीं कोई समझ रहा, आपको गले से नहीं लगा रहा, या आपकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं, या आपका हाथ पकड़ के झंडा लेके आपके साथ नहीं निकल गए हैं, तो आप उन्हें छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी आपके जैसा ही हो। आपके खुद के हाथ में अगर 5 उंगलियां तो उन सबका साइज़ भी सेम नहीं है। तो अगर उस वक्त आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो आप सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए। आप दुखी ही इसलिए क्योंकि आपको सपोर्ट चाहिए, आप दुखी ही इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि मैं अकेले पर्याप्त नहीं हूं। आपके दुख का कारण ही यही है, आपके रोने का कारण ही है कि आप अकेले पर्याप्त नहीं समझ रहे खुद को। तो आप अकेले मोर देन इनफ हैं, पहले तो आप ये सोचिए।
ठीक है। और इसको आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आई एम गुड इनफ एंड आई एम मोर देन इनफ राइट नाउ, एंड इफ समबडी इज नॉट सपोर्टिंग मी इट्स ऑल राइट। क्योंकि हर इंसान आपके जैसा नहीं है, हर व्यक्ति ने, हर भगवान ने करेला और नीम भी बनाया ना, अगर आम और संतरा और सेब बनाया तो। और करेले और नीम की भी कुछ क्वालिटीज होंगी जो आपको नहीं दिख रही होंगी। आपको लग रहा है कितना कड़वा करेला है, बट जरूरी नहीं है कि वो कड़वा करेला बिल्कुल ही यूजलेस हो, उसका भी कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रोल होता है। हर इंसान अपना रोल कर रहा है, आपको बस यही सोचना है। हाँ, अगर कभी बहुत ज्यादा सिचुएशन आ जाए तो आपको फिर खड़ा भी होना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपने लिए तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप दब के रह जाओगे, आप सबके नीचे दब के रह जाओगे और आपका बुरा हाल हो जाएगा, और आप अपनी कुदरतन जो आप चीज़ें करते हो वो नहीं कर पाओगे। एट द सेम टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है, आप जितना कर सकते हो आप उतना ही करोगे ना। आप भगवान नहीं बन सकते। जितना आप कोई अच्छा काम जब आप करते हो तो उसमें मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे भी लोग मैंने पढ़ा है उनके बारे में, एक हस्बैंड वाइफ का मैंने पढ़ा थोड़े दिन पहले, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई। 100% दे आर लाइक अ ट्विन फ्लेम कपल ओनली। उन दोनों ने शादी कर ली, ठीक है, उन दोनों की विचारधारा सेम थी, सब कुछ सही था। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। क्या किया उन्होंने बहुत बड़ी लैंड ले ली, 200 एकड़ के आसपास। 200 एकड़ तो बहुत होता है दोस्तों, 1 एकड़ इतना बड़ा होता है, 200 कितना बड़ा होगा। और बिल्कुल बंजर जगह पे उन्होंने जगह खरीदी, बंजर जमीन पे, जहां पे कुछ भी नहीं उगता था। पहले कभी उगता था वहां पे, उन्होंने स्टडी करी थी कि पहले कभी यहाँ जंगल हुआ करता था, यहाँ पे पानी के तालाब हुए करते थे पहले कभी। लेकिन वो जगह उन्होंने ले ली, 200-250 एकड़ की जमीन, दोनों पति पत्नी ने। जितनी भी अपनी जमा पूंजी थी, जो भी था उनके पास, उससे हो सकता है उनको वो जगह सस्ती भी मिली हो, क्योंकि उस जगह की कोई खास वैल्यू नहीं थी। फिर उन्होंने अगले 20 साल लगा दिए उस जगह को उपजाऊ बनाने में। आज उस जगह पे पूरा एक जंगल है, पूरा का पूरा जंगल है। और सबसे हैरानी की बात है कि वहां पे जो वन के जो जीव जंतु होते हैं वो तक वापस आ गए। उन दोनों का घर भी वहीं है, उन्होंने उसी एरिया में घर बनाया, क्योंकि वो तो उस जमीन के मालिक है, वो वहां जितना मर्जी बड़ा आलीशान पैलेस महल कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने ज़रूरत के हिसाब से घर बनाया, और इस तरीके से बनाया कि उनको भी डिस्टर्बेंस ना हो, और जो जंगली जानवर वहाँ पे अब रहने लग गए हैं, जो पेड़ पक्षी हैं, उनको भी दिक्कत ना हो। तो एक नेचुरल उन्होंने इतना भयंकर और इतना बढ़िया, मतलब इन अ गुड वे भयंकर काम उन्होंने किया, इतना अच्छा काम किया। हो सकता है उनको भी बहुत लोगों ने रोका होगा, टोका होगा, बहुत कुछ कहा होगा, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये क्या तुम कर रहे हो। तो आप सोचिए, और उनके मैंने पढ़ा उनका आर्टिकल, उन्होंने भी बोला हाँ हमें भी तकलीफों का सामना किया हमने। अब जिस एरिया में मैं रहती हूँ, इस एरिया को सिटी ऑफ लेक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। यहाँ पे एक आदमी है जिसने 3 पॉन्ड्स को रेसरेक्ट किया है, ठीक है। 3 पॉन्ड्स ऐसे, काफ़ी चैनल्स ने भी उन्हें कवर किया है, लेकिन वो तो अच्छा काम करे ना। आप सोचिए, एक सूखी जगह को एक उन्होंने तालाब को हरा भरा कर दिया। वहां पे बिल्कुल सूख गया था, कुछ भी नहीं बचा था, पहले कभी तालाब हुआ करता था, लेकिन तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस जगह को फिर से हरा भरा कर दूं, यहाँ पे एक छोटी सी लेक बना दूं, छोटा सा पॉन्ड बना दूं, उसमें बतखें डाल दी थोड़ी, उसका पानी साफ है अब आज की डेट में, गंदगी नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया उस व्यक्ति ने, ठीक है। लेकिन फिर भी उस काम में उनको बहुत सारी अड़चनें आई, और सबसे बड़ी अड़चन तो सरकार से आई, क्योंकि सरकार ने कहा भाई ये तो मेरी ज़मीन है। यानी कि जितनी भी आप खाली ज़मीन देखते हो ना धरती पे, वो सब सरकार कहती है कि वो मेरी ज़मीन है, राइट। आपके हिसाब से वो खाली ज़मीन है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई ओनर नहीं है। वहाँ पे पहले कभी एक नदी, नाला, छोटा सा लेक कुछ भी हुआ करता था, बट लोगों की वजह से वो सूख गया। तो एक आदमी ने अकेले हिम्मत दिखाई और उसने अपने ज़िंदगी के 10-15 साल, 12 साल उसमें लगा दिए, 20 साल भी लगा दिए होंगे। जब कोई बहुत जवानी से स्टार्ट करता है तो मतलब हो सकता है कि उन्होंने 18, 19, 20, 21 की उम्र से स्टार्ट किया हो, और अब इतने आगे आ गए हो, अब 50 साल के हो गए हैं, 20 साल डाल दिए, 25 साल डाल दिए, जो भी डाल दिए। तो वो ये कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा सरकार ने दिक्कत दी। लेकिन एक कॉमन पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर मैं उनको देखूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार को तो उन्हें पुरस्कार देना चाहिए, सरकार को तो उन्हें माला पहनानी चाहिए, सरकार को तो उन्हें जाके पद्मश्री देना चाहिए कि इस आदमी ने अकेले इतना भयंकर काम कैसे करके दिखा दिया। और वही सरकार उनके पीछे पड़ी है, वही सरकार कह रही है इस पॉन्ड को हम वो करेंगे, हटा देंगे। तो सोचिए उस व्यक्ति को कितना दुख होता होगा, या उसको क्या उसको फील होता होगा।
तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, तो आपको भी अपनी लड़ाई पूरी लड़नी ही पड़ेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने जाके बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में जाके बातें करी, सबको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने काम किया है। हो सकता है पहले वो नहीं भी बताना चाह रहे हो, लेकिन ज़बरदस्ती अब कोई ऑप्शन नहीं तो बताना पड़ा कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ इतने सालों से, और मुझे अप्रिसिएशन मिलना तो बहुत दूर की बात है, एक्नॉलेजमेंट मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे तो उल्टा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुझे तो कहा जा रहा है मैं गलत हूँ। तो ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसे चैलेंजेस आते हैं, और अगर आप इनिशियल स्टेजेस में हो, यानी कि आपने रिकग्निशन ही किया है, तो आज की डेट के हिसाब से आप कुछ 2018-17 में आपका रिकग्निशन हुआ होगा। जिन लोगों का पहले ही हो गया था, यानी कि 2009, 10, 11 के आसपास हुआ था, उनका तो तभी हो गया था। उसके बाद से आप लगा लो ऑलमोस्ट 1 डेकेड हो गया। हो सकता है उस वक्त वो 18-19 साल के हों, सिर्फ बहुत छोटी सी उम्र में बहुत समझदार हो गए हों, पैसे भी कमाने लग गए हों, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और करते करते अचानक से उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, असेंशन हो गया। आज की डेट में जब से 2020 आया, तो टीनेजर्स का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, खुद ही हो रहा है, घर में बैठे बैठे हो रहा है। जब वो घर में 2 साल जब वो बैठे, तो बहुत सारे बच्चे स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो गए, क्योंकि उन्होंने स्कूल का कचरा उनको नहीं मिला ना 2 साल तक, बहुत होते हैं 2 साल। उन 2 सालों में उन्होंने क्वेश्चन किया, सोसाइटी को क्वेश्चन किया, ज़माने को क्वेश्चन किया, वायरस को क्वेश्चन किया, धरती को क्वेश्चन किया, कुदरत को क्वेश्चन किया। दिन भर घर में बैठे बैठे और क्या करें, सारी चीज़ों को क्वेश्चन किया। तो कई ऐसे बच्चे थे जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया और वो ट्रांसेंड होने लग गए। उनके अंदर एम्पैथेटिक वाइब्स आ गई, जो उनके अंदर जन्म से होती है। कोई भी व्यक्ति ट्विन फ्लेम, स्टार सीड, असेंशनर, लाइट वर्कर जन्म से ही होता है। वो जन्मजात उसके अंदर वो चीज़ उसके डीएनए में होती है। और चैलेंजेस उनके जीवन में माता के पेट से ही आने लग जाते हैं, वूम्ब से आने लग जाते हैं। वूम्ब से ही ऐसे मैसेजेस उनको मिलने लग जाते हैं जो वो हीलिंग करते हैं। इसीलिए वो एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं, जेनरेशनल कर्सेस पे वर्क करते हैं, सोसाइटल कर्सेस पे वर्क करते हैं, पुरानी प्रथाओं पे वर्क करते हैं। तो आप समझिए, आपको जब इनर वर्क करना है तो आपका क्या एरिया है, आपका क्या फील्ड है। मेरी कोशिश पूरी यही है कि इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं जो कि ट्विन फ्लेम इनर वर्क को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 2-3 साल वेस्ट कर दिए। कुछ मेडिटेशन सुन रहे थे वो कहीं पे, ट्विन फ्लेम यूनियन की मेडिटेशंस, या कहीं पे कोई बता रहा था कि भाई ऐसे होता है यूनियन, तो ऐसे कर लो, अपने डीएम को हील कर लो, अपनी डीएफ को हील कर लो। ये डीएम और डीएम एनर्जी तो आपके अंदर ही है, पहले से ही है। आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं बचपन से। 3 नाड़ियां मेन होती हैं आपकी, ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां, ये फंडामेंटल आपकी जो हैं एनर्जी पाथवेज होते हैं। मतलब कि आपके शरीर में इन्हीं के थ्रू एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है, ट्रांसफ़र की जाती है। और एनर्जी का फ्लो करना दोस्तों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों के शरीर में एनर्जी फ्लो ही नहीं करती हैं, ठीक है। और आप हैरान हो जाओगे ये सुन के कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जो कि 3 बेसिक नाड़ी लेफ्ट, राइट और सेंट्रल, यानी कि ईदा, पिंगला और सुषुम्ना से कनेक्टेड है। नाड़ी का मतलब नर्व नहीं है, नर्वस सिस्टम को हम नाड़ी नहीं कहते। नाड़ी, आप अपने शरीर में जो नाड़ी होती है ना, आप ऐसे ये नहीं कह सकते ये मेरी नाड़ी, क्योंकि ये एक एनर्जी चैनल है, ठीक है। इसकी कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग साइंस है, कितनी डीप साइंस है। जो आपके शरीर को देख रहा है, फिजिशियन जो देख रहा है, वो केवल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख रहा है, आपके शरीर के हिस्सों को देख के बता रहा है कि ये एनर्जी और ये और वो। लेकिन ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये आपकी एनर्जी बॉडी के बारे में बात हो रही है। तो एज पर योर एनर्जी बॉडी, सच अ ह्यूज इंफॉर्मेशन, सच अ बिग चंक ऑफ इंफॉर्मेशन यू मे नॉट नो। अगर आप अपने शरीर को काटेंगे, उसके अंदर झांकेंगे, तो आपको ये नाड़ियां ऐसे दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। जब आपके सुषुम्ना के अंदर एनर्जी जाएगी, तभी आपके शरीर में सही मायने में जीवन जगेगा। उससे पहले तक आप सिर्फ एक मशीन की तरह जियोगे, आप बिल्कुल औरों की तरह जियोगे, एक क्लोन की तरह। आप बस पैदा होगे, आप पूरी जिंदगी अजीब अजीब उल्टी पुल्टी चीजें करोगे, सबको कॉपी करोगे, और आपका एक दिन अंत आ जाएगा और खत्म कहानी। और फिर
आप नरक में सड़ोगे थोड़े दिन और फिर आप इधर उधर भटकोगे, प्रेत बनोगे, ये बनोगे, फिर आपको कोई जानवर का रूप मिल जाएगा या आपको कोई पशु पक्षी, अगर आप लकी रहे तो, वरना आपको बहुत सारी लाइफ ऐसे जीनी पड़ेंगी। अगर आप लकी हुए तो फिर भी आप जानवर, पशु पक्षी, पेड़ बन पाओगे, क्योंकि वो फिर भी कुदरत का एक मैनिफेस्टेशन है। अगर आप बहुत अनलकी और आपने बहुत पाप किए हैं तो फिर तो आप नरक में सड़ोगे और आपको तेल की कढ़ाई में आपको तला जाएगा। बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, कभी पुराण पढ़ेंगे तो आपको ये सब पता चलेगा, और ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहे। तो जो ईदा और पिंगला नाड़ी होती हैं वो आपके शरीर में, यानी कि आपके एनर्जी सिस्टम की जो बेसिक डुअलिटी है उसके बारे में बताती है, क्योंकि हमारे अंदर ये डुअलिटी शुरू से ही है, शिव और शक्ति के रूप में। यानी कि शिव कहते हैं जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसको शिव कहते हैं, और शक्ति वो है जो फेमिनिन एनर्जी है। ठीक है, ईडा लूनर एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, ये हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कॉरेस्पॉन्ड करती है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी से। और पिंगला जो है सोलर है, सन एनर्जी है, यानी कि ईदा का कनेक्शन मून से है और पिंगला का कनेक्शन सोलर यानी कि सन से है। सन और मून को जब हम बैलेंस में ले आते हैं तो हम एक सुना मून एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। और जो सुषुम्न है वो आपके सेंट्रल एक्सेस में होती है। मैंने एक पिक्चर भी शेयर करी थी अपने दूसरे चैनल में, इसमें भी अभी हमने 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस नहीं किए हैं, तो जब हम कर लेंगे तो फिर ये पोस्ट वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के। तब आप समझ गए कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही आपके अंदर है, पूरी तरीके से स्थित है, मगर आपको उसका आभास नहीं है, आपको उसका पता नहीं है, आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो पढ़ाते ही नहीं है। अगर हमारे गुरुकुल पहले के जो खुले हुए थे, अगर पहले की तरह जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तो भारत में गुरुकुल सिस्टम था, इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था, इसलिए नहीं कि हम स्कूल कॉलेज जाते थे और हम स्टूपिड चीजें करते थे। ठीक है, तब तो माता पिता गुरु के सुपुर्द कर देते थे अपने बच्चों को, ये लीजिए गुरुदेव, ये लीजिए मेरी औलाद को, आप ही इसको पढ़ाइए, आप इसके मालिक। मैंने तो डिटैचमेंट कर ली, मैंने तो जन्म दिया था, मैंने जन्म देके अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, अपना काम मैंने कर लिया, अब आगे आपका रोल है, और फिर उसके बाद ये खुद जो करेगा करेगा। माता पिता बच्चों से ऐसे चिपकते नहीं थे जैसे कुछ टाइम से चिपक रहे हैं पिछले 100, 200, 300 सालों से। ये तो बात सच है, ये तो कहते हैं कि माता पिता की जो औलाद है वो उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन माता पिता ऐसा नहीं सोचते थे। वो ये कहते थे कि मैं इतना सक्षम बनूं कि मैं अपने बुढ़ापे में भी बिल्कुल चलता फिरता, मेहनत करता हुआ, हट्टा कट्टा होके मैं जाऊं, मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, मुझे किसी के ब्रेड क्रम्स की या किसी के, मैं बल्कि देने वाला बनूं, मरते वक्त तब भी मैं अपने बच्चों को देने वाला बनूं, बच्चों को, नाती पोती को, जिसको भी जो भी मेरी ड्यूटी है। ऐसा लोग सोचते थे और ऐसी ही उनकी लाइफस्टाइल थी। उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, लंबा उनका जीवन होता था। अभी तो 100 साल कोई जी जाता तो बड़ी बात होती, उस टाइम में तो लोग 300-400 साल भी जीते थे। महाभारत के टाइम पे तो और ज़्यादा जीते थे लंबा, और श्री राम का जब टाइम था तो और लंबा जीते थे। जब ये आपका स्पिरिचुअल एज होती है, यानी कि सतयुग होता है, तब तो आप पूछ ही नहीं सकते लोगों की लाइफ कितनी लंबी होती थी, सोच ही नहीं सकते आप। और कितनी इंटरेस्टिंग साइंस है कि आपको अगर अपने सुषुम्न नाड़ी को खोलना है, उसमें एनर्जी को फ्लो करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है आप अपने सोलर प्लेक्सिस पे, यानी कि अपने मणिपुर चक्र पे आप काम कीजिए, और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा काफ़ी ज़्यादा। और पहली बात तो आप सरेंडर स्टेज में आ जाएंगे, क्योंकि आप इतने मनी माइंडेड, इतने लालची, इतने परेशान, डिप्रेस, स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहेंगे कि अब जब तक मैं ये घर नहीं खरीद लेता, या ये वाली गाड़ी नहीं ले लेता, या ये वाली ज्वेलरी नहीं ले लेता, या मुझे ये वाली पोजीशन नहीं मिल जाती, मैं इतना ग्रो नहीं कर जाता, तब तक तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, तब तक तो मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। राइट तो ट्विन फ्लेम्स तो बल्कि लोगों को इंस्पायर करने आए हैं, ना कि दूसरों से, यानी कि क्लोन्स के साथ आपको इंस्पिरेशन नहीं लेनी है। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो आप एक मेंटल सेपरेशन कीजिए। अगर आपके घर में आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं तो आप अंदर हो जाइए, अंदर चले जाइए, घर वालों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। अगर आपके भाई बहन है तो उनसे एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए, अगर आपके माता पिता है उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए। आप कोई पूछे तो आप बोलिए कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इसमें मुझे उतनी सफलता नहीं मिल रही जितनी मैंने सोची थी, लेकिन मैं इस पे काम कर रही हूँ, और जब समय आएगा तो आप सबको पता चल ही जाएगा। ठीक है, आप अगर अपने आप को एक डार्क जोन में ले जाएंगे ना, कि मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरा कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं, तो ये आपको नेगेटिव करेगा। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिवली लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा फील कराएगा कि एक्चुअली में किसी का कोई नहीं है यहाँ पे
कोई किसी का नहीं है। जितने भी रिश्ते नाते हैं, जितने भी रिश्ते नाते, प्यार वफा, सब वादे हैं। वादों का क्या, ये सब वादे हैं, कमिटमेंट जैसे लोग करते हैं। हर कोई रामचंद्र की तरह नहीं होता कि कमिटमेंट कर दी तो उसे निभाएंगे। फिर सलमान खान जैसे लोग आते हैं और श्री रामचंद्र का ही डायलॉग कॉपी करते हैं, उन्हें क्रेडिट भी नहीं देते हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपनी खुद की भी नहीं सुनता, या वट एवर इट इज ही सेड। ओके, सो ये सब वादे हैं, ये सब आपका एक टेम्पररी टाइम है जो आप इनके साथ बिता रहे हो। जब बच्चा छोटा होता है तो वो शुरू के 20-25 साल माँ बाप के साथ बिताता है, और जैसे ही उसकी शादी हो जाती है कैसे वो बदल जाता है, उसका अपना परिवार बन जाता है। कहीं कहाँ गए वो माता पिता, कहाँ गए वो बेचारे भाई बहन जिनके साथ तुमने पूरा बचपन बिताया था, पूरी जवानी बिताई थी, जिसकी शक्ल देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी तुम दिन रात चिंता करते थे। अब कहाँ गए वो? अब शादी हो गई, अब पति आ गया और पत्नी आ गई, और अब फिर अपने खुद के बच्चे आ गए, और फिर बच्चों के साथ भी सेम पैटर्न होता है। ये बात इंसान को समझ में आती जब उसका मरने का समय आ जाता है। कुछ लोगों को बिल्कुल बुढ़ापे में जाके उनके अंदर की भक्ति बड़ी जाग जाती है। पूरी जिंदगी उन्होंने काले काम किए होते हैं, पूरी जिंदगी सबको तंग किया होता है, पूरी जिंदगी वो टॉर्चर चेम्बर के वो होते हैं, जेलर होते हैं, जिसको भी देखे टॉर्चर करते हैं। और जैसे ही लगता है कि भाई अब तो मरने का समय आ रहा है, तो सडनली माला पकड़ लेते हैं और रोज मंदिर जाते हैं और रोज सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, डर के मारे करते हैं। अब जो इतने पाप किए हैं मैंने पूरी जिंदगी, उनका क्या होगा? मैं तो कहती हूँ डरो, लेकिन सच्चे दिल से माफ़ी भी मांगो, और फिर अपने व्यवहार में उस चीज़ को लेकर आओ। अगर आप किसी कॉज में हो, जैसे मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम तो हैं, आपके पास कुछ ना कुछ सक्सेस भी आ गई है, आपने पिछले 2-3 सालों में, 5 सालों में, 6 सालों में आपने अपने ऊपर वर्क किया, अब आपका वर्क भी चल पड़ा है, आपको सक्सेस भी मिल रही है, आपका एक हारमोनी भी आपकी लाइफ में आ गई है, लेकिन आपको मिशन के लिए ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रही। मिशन को लेके आप बहुत चिंतित रहते हो। आप कभी भी कुछ भी अच्छा करने जाते हो, आपको बहुत लोग आके तंग करते हैं, आपके साथ ये वो होता रहता है, आप बड़ा ही डाउन फील करते हो, आपको लगता है इस दुनिया में इंसानियत ही नहीं है। इंसानियत कहाँ मर गई यार, इंसानियत कहाँ चली गई? आपको ऐसे सवाल आपके दिमाग में आते हैं। तो इसमें भी मैं आपको यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपको एनर्जी थोड़ी कम मिल रही है, या आप दूसरों की बातों को बहुत सीरियसली ले लेते हो। आपको लगता है ये सब परमानेंट है। यहाँ पे कोई भी परमानेंट नहीं है। आज आप जिससे बात कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि कल भी वो आपसे वैसे ही बात करेगा। नथिंग इज़ परमानेंट। ये आप ही की क्रिएशन है। यू आर द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले सेशन में भी बताया था। अगर आप यूनिवर्स शब्द को 2 भागों में तोड़ते हैं तो आपको मिलता है यूनी एंड वर्स। इंग्लिश में है ना यूनिवर्स। यूनी मीन्स वन एंड वर्स मीन्स मैनी। तो वन इन मैनी, तो हर व्यक्ति खुद एक है, लेकिन वो बहुत सारों के थ्रू अपने आप को समझ रहा है, बहुत सारे शीशों के थ्रू अपने आप को देख रहा है। तो अगर आपको रिसोर्स की कमी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप उन नेगेटिव बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नेगेटिव बातों से हट जाओ, चिंता करना छोड़ दो, अपने आप ही देखो कैसे आपके सारे काम हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप हैरान हो जाओगे कि यार मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। कल की दिन में, जैसे कल का कोई दिन है जिसमें आपको पैसों की ज़रूरत है, मान लीजिए आप बड़ी चिंता करो यार कि अगर मैंने वहाँ पे ये नहीं किया, मैंने वो खर्चा नहीं किया तो क्या होगा। आपने जैसे ही चिंता करनी छोड़ दी, कहीं ना कहीं से आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप देख लेना, कोई ना कोई आपका जॉब आ जाएगा, कोई ना कोई आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा ऊपर वाला करेगा कि आपकी चिंता ही खत्म हो जाएगी। आपके पास बिल्कुल उतने ही एग्जैक्ट पैसे वो आपको दे देंगे, ना आपका इधर से कम होगा ना उधर से कम होगा। और हैरानी की बात है, ऐसा तो मेरे साथ कितनी बार हुआ है कि मेरी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, लेकिन मैं निकल जाती थी कि यार मुझे ये करना ही है, और घर से निकले नहीं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कुछ ना कुछ चमत्कार हो गया। ऐसा बड़ा भयंकर चमत्कार हो गया कि पूरा का पूरा दिमाग ही हिल गया। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो होते हैं जब वो अपनी पे आ जाते हैं ना, तो फिर वो करके ही छोड़ते हैं। तो आपको वैसा ही ट्विन फ्लेम बनना है, और जो अपनी करके ही छोड़ेगा। लेकिन ये आपको घमंड में नहीं करना, ये आपको एरोगेंस में नहीं करना, आपको अपनी ईगो पे बहुत बड़ा वॉच रखना है। क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो आपको बार बार ये फील कराएगी कि ये मैंने किया है, ये मैं हूँ, आई एम द डूअर। आप डूअर नहीं हो, ऊपर वाला डूअर है, या कोई जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो मैंने जैसे कहा शुरुआत में कि आप एक प्री डेस्टिन्ड प्लान के साथ धरती पे आए हो। ऑलरेडी वो जो सब लिखा हुआ है वो तो होना ही है। अगर आप जपजी साहब पढ़ोगे तो आपको क्लियरली इन सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो तुम क्यों इतना लोड ले रहे हो। और जो तुम्हारे सामने हो रहा है वो रियल नहीं है कंप्लीटली। इसमें से आधी बातें तो आपकी मन गढ़ंत है, इसमें से आधी बातें तो आपने ऐसे ही सोच ली हैं, इसमें से आधी बातें तो सिर्फ चिंता के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही हैं कि मेरा क्या होगा,
मैं अकेले क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, मेरी किसी से, कुछ लड़के आते हैं मेरे पास थेरेपी और काउंसलिंग के लिए, बोलते हैं मेरी जवानी निकल रही है लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही है शादी करने के लिए या उनके घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ कि तुमको क्या इतनी जल्दी हो रही है यार शादी करने की, क्यों आपको इतनी आग लगी है, क्या टेंशन है आपको? अब तो ज़माना बदल गया, अब तो लड़कियां ही नहीं करना चाह रही, इसीलिए तो लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही ना आजकल, क्योंकि लड़की करना नहीं चाह रही। लड़की कह रही है तू तो मेरे से कम कमाता है, या तू तो बिल्कुल ही टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन आदमी है। क्योंकि कई लड़कों का वन ट्रैक माइंड ही होता है, वो एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं, वो सिर्फ सेक्सुअल बातें सोचते हैं, तो लड़कियों को नहीं पसंद आता। लड़कियां कह देती हैं, अब लड़कियां ज़्यादा होनहार हो रही हैं, ठीक है, लड़कियां बल्कि हैं, लड़के अच्छे नहीं मिल रहे। कईयों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि लड़कियां तो बहुत अच्छी हैं पर लड़के ढंग के नहीं मिल रहे। जिसको देखने जाते हैं उसमें कोई ना कोई नुक्स होता है, या वो शराब पीता है, या वो बहुत ज़्यादा पार्टी करता है, क्लब्स में जाता है, या वफादार नहीं है, या कुछ अजीब सा ही है, कुछ ज़्यादा ही। मम्मी पापा ने इतना लाडला कर दिया अपने मुन्ना राजा को कि मुन्ना राजा के बस की कुछ रही नहीं अब। तो ये सब हो रहा है, और अब आप ट्विन फ्लेम हो तो आप पॉजिटिव चीज़ों पे अब ध्यान दो, ठीक है। और आप ये सोचो कि आपको क्या करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हो इस वक्त, आप रिलेशनशिप में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपको समझ नहीं पा रहा है, या आप दोनों के बीच में डिस्कॉर्ड आ रहा है, या ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो वो नहीं करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं आप नहीं करना चाहते हो, और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेके आप में बहुत ज़्यादा बहस होती है, आपके थॉट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर छोड़ दो ना थोड़ी देर के लिए, शांति से बैठ जाओ, ज़्यादा डिस्कशन मत करो, आप सिर्फ अपना इनर वर्क करो, अपने पे ध्यान दो। मेक श्योर कि आप मेटाफिजिक्स की स्टडी करें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। जब आप इस शब्द को तोड़ते हैं दो भागों में, मेटा और फिजिक्स, तो मेटा का तो के दो तीन मीनिंग है। एक तो होता है कि मेटामॉर्फिसिस में मेटा शब्द यूज होता है, लेकिन हम मेटाफिजिक्स की बात करें जो कि हायर और बियॉन्ड है, उच्चतर, अधि या अधिनायक और उसके भी परे। और मेटाफिजिक्स, भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं। तो मेटा फिजिक्स क्या हुआ फिर? मतलब कि भौतिक विज्ञान से परे, ठीक है, जो आपके सामने। तो बियॉन्ड फिजिक्स, फिजिक्स क्या करता है? डिनोट्स द नेचर एंड एवरीथिंग बिकमिंग, वाइल मेटाफिजिक्स गोज बियॉन्ड नेचर विच डज नॉट बिकम। मेटाफिजिक्स हैज ऑलवेज बीन यूज टू डिनोट फर्स्ट प्रिंसिपल्स, परमानेंट ट्रुथ्स एंड इटर्नल रियलिटीज। अगर कोई आपसे पूछता है कि मेटाफिजिक्स की स्टडी में आप क्या सीखते हो, तो आप उन्हें यही बोलिए कि परमानेंट ट्रुथ्स और इटर्नल रियलिटीज को मैं स्टडी करता हूँ या करती हूँ। और इसकी बेस्ट जगह जो है आपको वो मिलेगी उपनिषद में। उपनिषद बहुत ही बढ़िया है, अगर आप उन्हें पढ़ें। आपको रामायण में बहुत सारी मेटाफिजिकल नॉलेज मिलेगी, महाभारत में, वेदों में, और आपके इवन पुराणों में भी। बेस्ट तो है आप अगर आप वेद पढ़ते हैं तो आप देखिए वेद में भी 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। महाभारत को 5वां वेद कहा जाता है। महाभारत और रामायण क्यों इतनी इम्पैक्टफुल है? क्योंकि वो स्टोरी के फॉर्म में हमको लेसन सिखा रही है। हर बात आप रट्टू तोते की तरह रट के नहीं समझ सकते हो। थ्योरी से हर चीज़ नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो होती है वो कहानी के रस से भी आपको सिखाई जाती है। छोटे छोटे बच्चों को जब हम कहानियाँ सुनाते हैं तो हम उनको कहानी के थ्रू एक मैसेज भी देते हैं। जो हम पंचतंत्र की कहानियाँ पहले सुनाते थे, आजकल तो ये सब विलुप्त होता जा रहा है। आजकल तो एक मोबाइल की स्क्रीन होती है, बस बच्चे को उसके आगे बिठा देते हैं, वो पोइट्री चलती रहती है, बच्चा उसमें बिजी हो जाता है, क्योंकि माता पिता दोनों बिजी हैं। माँ को भी पैसे कमाने हैं, बाप को भी पैसे कमाने हैं। अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो इतना भारी भरकम लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करेंगे? कैसे लोगों के सामने हम उठने बैठने लायक बनेंगे? इस चक्कर में बच्चा पिस जाता है और बच्चे को आप एक स्क्रीन में डाल देते हैं। और स्क्रीन इज द मोस्ट हिप्नोटाइजिंग थिंग। आज की डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कंटेंट से। तो लास्ट पॉइंट ऑफ माय ट्विन फ्लेम इनर वर्क इज check the content you are giving to yourself, because if food is being given to your stomach, food is for the body, similarly content is for the mind। और जैसा content आप consume करते हैं वैसे ही आपकी धारणा, सोच, प्रवृत्ति और एनर्जी हो जाती है। आपकी एनर्जी में आपके कंटेंट का बहुत रोल प्ले होता है। तो आप सोच समझ के कंटेंट पे ध्यान दीजिए और अपने ऊपर ही ध्यान दीजिए इस वक्त, बट इन अ मोर साइंटिफिक प्रैग्मेटिक वे। आप ऐसे सोचिए कि आई एम हियर टू ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व एवरीथिंग अराउंड मी,
राइट नाउ एंड आई एम नॉट सपोज टू अटैच माई सेल्फ विद एनीथिंग. मुझे चिपकना नहीं है चीज़ों से. मुझे राग, द्वेष और आसक्ति, इन तीनों चीज़ों से, यानी कि एवर्जन, क्रेविंग एंड अटैचमेंट, इन तीनों चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा दूर करना है. मुझे इंडिपेंडेंट होना है. मुझे वो नहीं बनना मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल. इतना बड़ा हो गया हूँ मैं, 30-40 साल की मेरी उम्र हो गई है, या 20-25 की जो भी हो गई है, 50 की भी होगी, लेकिन अभी भी मैं मम्माज बॉय और मम्माज गर्ल ही हूँ. उससे आपको निकलना है, ठीक है, क्योंकि आपको उनकी भी मदद करनी है. क्या आप जानते हैं कि आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े हैं वो भी विक्टिम्स ऑफ विक्टिम्स हैं, हमारी सामाजिक बुराइयों के, समाज में डाले गए डरों के, और बहुत सी ऐसी कुरीतियों के, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स को उन्होंने या उनके भी माता पिता ने या उनके आपके दादा परदादाओं ने सबने झेला है. इसको हम साइंटिफिकली कहते हैं जेनरेशनल कर्सेस और एंसेस्ट्रल कर्सेस. सो गाइज एंड गर्ल्स, वैसे तो इंडियंस भी मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन क्योंकि अब मैंने इस चैनल को टोटली डेडिकेट कर दिया हिंदी व्यूअर्स के लिए, काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजते थे हिंदी में बोलिए, हिंदी में करिए, हिंदी में करिए. 4 साल हो गए मुझे ये सुनते हुए. कईयों ने तो मुझे ये तक बोल दिया कि आपको तो वेस्टर्न से ही बड़ा प्यार है और ऐसा वैसा. ऐसा कुछ भी नहीं था. शुरू से ही हमारी एजुकेशन इंग्लिश स्कूल में हुई है. शुरू से इंग्लिश लिटरेचर, राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान रहा है, और लोग भी ऐसे मिले और काम भी ऐसे ही किया, जॉब्स भी ऐसी करी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग या जो भी था. तो करते करते वो अपने आप एक सेट हो गया और उसी टाइप के लोग अट्रैक्ट होने लगे. इनफैक्ट 2020 के बाद से इंडियंस कुछ ज़्यादा ही अवेकन हो गए हैं. इंडियन यूथ स्पेशली रामायण देख के, जब इतने सारे लोगों ने रामायण देखी, तो रामायण ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया पूरे प्लैनेट पे. इतने व्यूज़ आज तक किसी शो को नहीं मिले जितने रामायण को मिले. इतने व्यूज़, मतलब गेम ऑफ थ्रोन्स था एक जिसको सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले थे, वो भी बहुत पीछे है रामायण से, बहुत पीछे. तो केवल एक भारत में नहीं देखा, भारत के 1.5 बिलियन लोगों ने रामायण नहीं देखी, पूरे विश्व में उस वक्त देखी गई. दूरदर्शन जिसे कोई नहीं देखता था, उसकी टीआरपी इतनी बढ़ गई कि संभालना मुश्किल हो गया होगा उनके लिए. तो इस वजह से अचानक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, लोग जाग गए हैं. तो अचानक से मैंने देखा है कि ट्विन फ्लेम्स भी बड़े अवेकन हो गए हैं, अब उनको भी नॉलेज चाहिए. सो आई हैव डेडिकेटेड दिस चैनल. लेकिन इस चैनल में आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रामायण और महाभारत और पुराणों से और उपनिषदों से रिलेटेड भी मिलेगी, क्योंकि उसके बिना आप ग्रो नहीं कर सकते. जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कोई ट्विन फ्लेम की स्पेशल मेडिटेशन आती है या स्पेशल घुट्टी आती है वो पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, उससे मेरा यूनियन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला. आप और टाइम वेस्ट करोगे और परेशान होगे. इसलिए आज से ही लग जाओ सही तरीके के इनर वर्क को करने में. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं इस चैनल को क्लोज करती हूँ. अगर आपको एक पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, काउंसलिंग, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो यू कैन राइट टू मी at thesunamoon@gmail.com टू इंक्वायर मोर. अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी थोड़ी बहुत डिटेल्स मैंशनड हैं, लेकिन आप फिर भी लिख के अलग से पूछ सकते हैं. और आपको किस तरह की थेरेपी में इंटरेस्ट है वो भी आप देख सकते हैं. मानसिक विकारों की वजह से भी आप बहुत डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे, बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट नेचर होता है. दूसरों की उंगली पकड़े बिना, दूसरों का हाथ थामे बिना आपका दिन नहीं चलता. सुबह से लेकर रात तक आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जीज़ में रहते हैं. इसकी वजह से खुद से कुछ नहीं कर पाते, ना किसी के खुद के काम आ पाते हैं, ना दूसरों के. इस वजह से तो you can connect with me and kindly do not share your twin flame journey in advance with me. प्लीज़ आपके साथ अभी तक जो जो हुआ है ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसके बारे में मुझे आप पहले से मत बताइएगा. जब हमारा पर्सनल सेशन होगा, अगर आप सेशन लेते हैं, पर्सनल सेशन होगा, उसमें हम बातचीत करेंगे, तो ही मैं आपसे उस वक्त डिस्कस करूँगी. वो ऑटोमेटिकली डिस्कस किया जाएगा. पहले से आप मत बताइएगा, क्योंकि अगर आप पहले से बता देते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एक अलग एंगल आ ही जाता है. हम एक धारणा बना लेते हैं, एक परसेप्शन बना लेते हैं. वो मैं नहीं करना चाहती अपने किसी भी स्टूडेंट के साथ. ठीक है, तो ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बने रहिए और अपना इनर वर्क करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी. वन लव एंड पीस आउट एंड जय श्री राम.